99% बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं कि इस कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम में टॉर्क इक्वेशन वगैरह लगाते हैं या एनर्जी मेथड का यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि ये जो क्वेश्चन होता है काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एम इफ़ेक्टिव मेथड यूज़ करूँगा। सबसे पहले ये यहाँ पर एक क्या है, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। इस पूरे सिस्टम को मैं क्या करूँगा, एक रिड्यूस्ड आसान सिस्टम में कन्वर्ट कर दूँगा, जिसको मैंने क्या बोला, एम इफ़ेक्टिव मास और एम नॉट का मास मैंने माना है। फिर उसके बाद फिर मैं एक और काम करूँगा, एम इफ़ेक्टिव और एम नॉट को मैं एज ए स्प्रिंग के साथ बांधूंगा और सिस्टम को और ज़्यादा मैं उसको सिंप्लीफाई कर दूंगा, जिससे ये क्वेश्चन काफ़ी 2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। और ये जो कॉन्सेप्ट होता है, इसके लिमिटेशंस भी मैं लास्ट में बताऊँगा कि ये कहाँ-कहाँ अप्लाई नहीं हो पाता और कहाँ-कहाँ अप्लाई हो पाता है। बट यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन। सो यहाँ पर ग्राउंड है, ग्राउंड में हमारे पास नो स्लीपिंग का है और उसके ऊपर 2 स्फीयर हैं, फिर उसके ऊपर एक प्लैंक है। प्लैंक के एक एंड से एक स्प्रिंग जुड़ा हुआ है विद स्टिफनेस के, और उसके दूसरे एंड से एक थ्रेड गया हुआ है जो कि एक पुलिस से भी होकर थ्रू होके जा रहा है, और वो किसी एम नॉट ब्लॉक से जुड़ के कनेक्टेड है। और वो जो एम नॉट ब्लॉक था वो किसी वाटर में या किसी भी लिक्विड में क्या था, पार्शियली सबमर्ज्ड था। हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पर सबसे पहला जो दिया गया है सवाल में, वो क्या है कि कहीं भी स्लिपिंग नहीं हो रहा है। जहाँ-जहाँ भी कॉन्टैक्ट है वहाँ स्लिपिंग नहीं हो रहा है। जैसे एग्ज़ाम्पल में क्या है, प्लैंक और स्फीयर के बीच में स्लिपिंग नहीं हो रहा है और स्फीयर और ग्राउंड के बीच में स्लिपिंग नहीं हो रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या-क्या करना है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैलकुलेट करना है। अब इसमें एक प्रॉब्लम जो रहता है कि इसमें बहुत सारे अननोन बन जाते हैं। जैसे यहाँ का फ्रिक्शन, जो ग्राउंड का फ्रिक्शन है वो अननोन है। प्लैंक और जो स्फीयर के बीच का जो कॉन्टैक्ट है वो एक जो होगा, जिसको हम लोग F2 मान लेते हैं, वो वो यहाँ पर अननोन होगा। द डिस्प्लेसमेंट x अननोन होगा, क्योंकि हमको यहाँ पर SHM फाइंड करना है। द एक्सेलरेशन ऑफ द स्फीयर अननोन है। यहाँ पर जो प्लैंक का जो एक्सेलरेशन है वो भी अपने एक अननोन है। टेंशन भी यहाँ पर अननोन है। सो अगर आप देखेंगे तो कुल मिला के हमारे पास 7 अननोन्स आएँगे। तो 7 अननोन्स को सॉल्व करने के लिए हमें 7 इक्वेशन चाहिए होंगे, जिसको थोड़ा-सा सॉल्व करने में हमें समय लग सकता है। और अगर इंस्टेंटेनियस एक्सिस वाला भी अगर हम यूज़ करेंगे, तो उसके थ्रू हमें एक अननोन रिड्यूस हो जाएगा, जो कि क्या होगा, ग्राउंड का अननोन होगा। बट ऐसे क्वेश्चंस में हमें 6 से 7 अननोन्स ना सॉल्व करके हम कुछ एम इफ़ेक्टिव मेथड का यूज़ कर सकते हैं, जो कि एनर्जी इक्वेशन से ही डिराइव्ड होता है। तो इट इज़ नॉट अ शॉर्टकट, इट इज़ जस्ट द डिराइव्ड फॉर्म ऑफ द एनर्जी इक्वेशन, जिसकी लिमिटेशंस पता होने चाहिए, जिसके हमें एप्लीकेशन पता होने चाहिए, ताकि ऐसे टफ़ क्वेश्चंस को हम लोग काफ़ी आसान सॉल्व कर पाएँ। वैसे ये क्वेश्चन टफ़ नहीं है, एडवांस्ड में बेसिक क्वेश्चंस में आता है, बट हाँ, ये क्वेश्चन भी आने की संभावना है। सो इसको हम सॉल्व करेंगे। हमारा टारगेट क्या रहेगा, प्लैंक, स्फीयर, दोनों स्फीयर को हम क्या करेंगे, एक पॉइंट मास एम इफ़ेक्टिव में कन्वर्ट करेंगे, ताकि सिंपल हमारे पास एक एनएलएम बेस्ड एसएचएम बन जाए। तो उसमें फिर हमारे पास टफ काम नहीं होता है। सो मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में मैंने बताया है कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पर जो स्फीयर होता है वो डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्टेड होता है, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एम एम इफ़ेक्टिव का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जो कि क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पॉइंट ऑफ रेस्ट। यहाँ पर पॉइंट ऑफ रेस्ट क्या है, कॉन्टैक्ट पॉइंट है, अपॉन में द डिस्टेंस का आर स्क्वायर। यहाँ पर आर क्या है कि जिसके अबाउट ऑफ कंसंट्रेट कर रहे हैं, या द डिस्टेंस ऑफ द फोर्स ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द फ्रॉम द हिंज, मतलब जहाँ पर रेस्ट पॉइंट है, तो उसके थ्रू फिर हम उसको पूरा कैलकुलेशन करते हैं। हमें यहाँ पर पता है कि कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रहा है, सो ये जो बॉटम या जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब वो एक रेस्ट पॉइंट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके अबाउट हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे पूरे स्फीयर का। और हमें क्या करना है, इस पूरे प्लैंक में के एंड पर, इस प्लैंक के एंड पर हम क्या करेंगे, पूरे स्फीयर के मास को विया एम इफ़ेक्टिव हम कंसंट्रेट कर देंगे, जो कि कॉन्टैक्ट में है विद द प्लैंक। मतलब बस मेरा ये कहने का मतलब है कि ये यहाँ पर प्लैंक है, यहाँ पर एम इफ़ेक्टिव का 1 हो गया, यहाँ पर एम इफ़ेक्टिव का 1 हो गया।
दोनों को एम इफेक्टिव में करेंगे, ऐड कर देंगे, जिससे ये क्या हो जाएगा, सिंपल हमारे पास एक विया एम इफेक्टिव का ब्लॉक ही तो हो जाएगा। क्योंकि और ये हम लोग क्यों कर पा रहे हैं, इसका भी रीज़न काफ़ी अच्छा है। ये हम लोग इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर प्लैंक और स्फीयर के बीच में कोई भी रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है। इसका मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये क्या है, रेस्ट पर हैं। तो कहीं न कहीं हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे स्फीयर के मास विया एम इफेक्टिव हम कहीं न कहीं कंसंट्रेट कर सकते हैं उसके टॉप पर, जो कि उस प्लैंक के साथ कॉन्टैक्ट पे था। प्लैंक के साथ कॉन्टैक्ट पे था। सो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब हम कंसंट्रेट कर देंगे तो सिंपल हमारे पास क्या बन जाएगा, एम इफेक्टिव का ब्लॉक बन जाएगा और फिर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है और ये क्वेश्चन फिर इस फॉर्म में पूरा सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पर एम इफेक्टिव निकालना इज़ नॉट वेरी मच टफ। यहाँ पर स्फीयर है तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट द कॉन्टैक्ट पॉइंट वो कितना होता है, 7/5 mr² अपॉन में आर। हम किसके अबाउट कंसंट्रेट कर रहे हैं, टॉप के अबाउट। सो टॉप की दूरी क्या है बॉटम से, 2r है, सिंस इट इज़ द डायमीटर। सो 2r का स्क्वायर, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो वो 7/20 m आ जाएगा। 7/20 m आ जाएगा। इसका मतलब जो एम इफेक्टिव की जो वैल्यू थी पूरी की पूरी, वो एक प्लैंक का था और एक स्फीयर की वजह से कितना आ रहा था, 7/20 m। तो यहाँ पर हमारे पास कितने स्फीयर थे, 2 स्फीयर थे ना। सो 7/20 m, 7/20 m, व्हेन यू कैलकुलेट दिस तो आपको क्या मिल जाएगा, 7/10 मिल जाएगा। दिस इज द वैल्यू फॉर द एम, दैट इज द इफेक्टिव मास अबाउट दैट पॉइंट। इस कुछ पॉइंट को ए बोल देता हूँ मैं, कुछ ए बोल देता हूँ मैं। तो अबाउट ए के अबाउट हमने क्या किया, पूरे सिस्टम को मैंने कंप्रेस कर दिया। मैंने क्या किया, इस पूरे सिस्टम को मैंने यहाँ पर कंप्रेस कर दिया, ऐसे कंप्रेस कर दिया। और क्यों हो पाया, क्योंकि जो स्फीयर है वो क्या है, ग्राउंड के साथ कनेक्टेड था। अभी इसका बताऊँगा कि इसका जो लिमिटेशन क्या होता है, वहाँ पर अच्छे से इसको समझ बताऊँ कि कहाँ ये काम नहीं करता है, कहाँ काम करता है। सो हमारे पास फ़ायदा हुआ, जिसके थ्रू हमें क्या मिल चुका है कि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम था, पूरा का जो सिस्टम था वो इस आसान सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। अब इस आसान सिस्टम में यहाँ पर क्या है कि एम इफेक्टिव का है, जिसकी वैल्यू m + 7/10 m है, एज यू कैन सी हियर। और फिर एक थ्रेड गया हुआ है और यहाँ पर एक स्प्रिंग भी जुड़ा हुआ है, बस स्प्रिंग भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि हमने क्या किया कि पूरा के पूरे मास को हमने ए के अबाउट कंसंट्रेट कर दिया, तो पूरा का पूरा जो मास था वो प्लैंक के साथ ही कनेक्टेड हो गया और प्लैंक के साथ ही हमारा क्या था, स्प्रिंग जुड़ा हुआ था। सो अब यहाँ पर ये वाला पूरा मास हो गया। अब सिंपल, अब ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। बस हमें क्या करना है, एनएलएम बेस्ड एसएचएम को हमें यूज़ करना है, फिर क्वेश्चन इज़ नॉट वेरी मच टफ। कुछ नहीं करना है, हम वही क्या करेंगे, एम इफेक्टिव को एक्स से डिस्प्लेस करेंगे, टेंशन टी, फिर एक एक्स रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। फिर हम क्या करेंगे, दोनों के अबाउट फिर हम एक रिस्टोरिंग वगैरह देखेंगे। सो यहाँ पे जो एम नॉट भी होगा वो कुछ एक्स अमाउंट पर डिस्प्लेस होगा और उस पर भी आपका कुछ ए रिस्टोरिंग फोर्स आएगा और एम इफेक्टिव के पास भी कुछ ए रिस्टोरिंग फोर्स आएगा। कुछ नहीं किया मैंने, एक्स अमाउंट में राइट मैंने डिस्प्लेस किया कि एक्स फोर्स किस तरफ क्या आया, बैकवर्ड की तरफ आया। ये भी जो एम नॉट का ब्लॉक था वो हमारे पास एक्स अमाउंट में नीचे आया और उस पर ए रिस्टोरिंग की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। सिंपल हमने इस लॉजिक को लगाया है। अब कुछ नहीं करना है, अब बस हमें 2 इक्वेशंस सॉल्व करने पड़ेंगे इन दोनों मासेस के लिए, फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एम इफेक्टिव, सो अगर एम इफेक्टिव की अगर हम देखेंगे, सो ए रिस्टोरिंग का जो डायरेक्शन है वो किधर की तरफ है, लेफ्ट की तरफ है। सो के एक्स माइनस टेंशन, सो के एक्स माइनस टेंशन इज इक्वल्स टू एम इफेक्टिव इंटू ए रिस्टोरिंग। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। और जो सेकंड इक्वेशन आएगा वो कहाँ से आएगा, एम नॉट की वजह से, क्योंकि जो एम नॉट था वो क्या था, पार्शली सबमर्ज था, इसलिए एम नॉट जी, हमें पता है बाइंसी भी लगता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, ए रो जी होती है, जिसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ए रो जी एक्स हो जाती है, क्योंकि एक्स अमाउंट में क्या था, सबमर्ज था। अब यू कैन ऑल्सो डिराइव दिस कि एक्स अमाउंट में अगर सबमर्ज है तो उसमें जो बाइंसी फैक्टर जो ऊपर की तरफ आएगा वो क्या होगा, ए रो जी एक्स फैक्टर आएगा। और जो ए रिस्टोरिंग की जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है। इसका मतलब अगर एम नॉट के लिए अगर हम लिखेंगे, सो ए रो जी एक्स प्लस टेंशन
टेंशन टी ऊपर है, माइनस एम नॉट जी इज इक्वल्स टू एम नॉट ए रिस्टोरिंग। ओके, सो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे सो हमें सिंप्लीफाइड इक्वेशन देखने को मिलेगा, दैट इज योर के प्लस ए रो जी एक्स माइनस एम नॉट जी इज इक्वल्स टू एम नॉट प्लस एम इफेक्टिव इंटू ए रिस्टोरिंग। एम नॉट जी इज़ अ कांस्टेंट फोर्स, इसको हटा देंगे और ए रिस्टोरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। मतलब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, एस एच एम का इक्वेशन मेरे पास आ गया है, तो हम यहाँ पर इसका आराम से टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम इफेक्टिव की पूरी की पूरी वैल्यू कितनी थी, एम नॉट प्लस एम इफेक्टिव। अब जो एम इफेक्टिव की जो वैल्यू थी, जो इफेक्टिव मास था, वो हमने यहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, दैट इज़ कैपिटल एम प्लस 7/10 एम, ये यहाँ से आ जाएगा। और अपॉन में द स्टिफनेस दैट इज़ के प्लस ए रो जी वैल्यू आ जाएगी। इसका एक और मेथड है, हमें पता होना चाहिए कि कोई भी अगर ब्लॉक अगर पार्शली सबमर्ज्ड होता है तो हमें पता होना चाहिए कि जो वाटर होता है वो एज ए स्प्रिंग की तरह काम करता है, मतलब जो बांसी होता है वो एज ए स्प्रिंग की तरह काम करता है विथ स्टिफनेस ए रो जी, विथ स्टिफनेस जस्ट ऑफ ए रो जी। सो इससे क्या हो जाता है, इससे फ़ायदा क्या होता है कि हमें डायरेक्टली पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अगर कुछ कुछ चीज़ें अगर याद है, बट ये चीज़ें थोड़ी सी पता होनी चाहिए। मतलब अगर नहीं भी पता है तो हम यहाँ से जनरल मेथड से मैंने देख ही लिया है इस यहाँ से, बट अगर पता रहेगा तो काफ़ी समय बच सकता है किसी अच्छे क्वेश्चंस में। तो इसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव मास ले लेंगे, दैट इज़ एम इफेक्टिव प्लस एम नॉट और स्प्रिंग। तो ये सिंपल सा क्या बन गया, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन बन गया, दैट इज़ मास और स्प्रिंग। एक्स डिस्प्लेस करेंगे, सिंपल ऐसा ही तो क्वेश्चन बन गया। यहाँ पर स्प्रिंग है, यहाँ भी स्प्रिंग था के का, दोनों जगह स्प्रिंग था। सो के था, एक्स डिस्प्लेस करो, फिर जो रिस्टोरिंग का था उसके बाद फिर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और इसका क्या है स्टिफनेस, जो ए रो जी है और इसका जो स्टिफनेस वो कितना है, के है। सो टी इज इक्वल्स टू 2 पाई, सिंस दोनों पैरेलल में है तो एम मास, जो भी इसका मास है, यहाँ पर जो मास है वो क्या हो जाएगा, एम इफेक्टिव प्लस एम नॉट अपॉन में के इफेक्टिव। यहाँ पर जो के इफेक्टिव क्या हो जाएगा, के प्लस ए रो जी एक्स। तो ये इससे थ्रू भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान बन सकता है। एज यू कैन सी ये काफ़ी सिंप्लीफाइड वर्जन है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो इसके 3 मेथड हमें अगर 2-3 अगर मेथड अगर हमें पता है तो हमारा बहुत सारा टाइम बच सकता है। इसके जो ओरिजिनल जो मेथड होता है वो क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन मेथड, वो अभी मैं लास्ट में लिंक कर दूँगा, यू कैन सी। वो मैंने यहाँ पर इसलिए लाया है क्योंकि वो सब मेनली सभी लोग को पता होता है कि इसके अबाउट हम क्या करेंगे, नेट टॉर्क इक्वेशन लिखेंगे और इसको ए से करेंगे तो इसका जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा। मतलब जो एम नॉट का जो रिस्टोरिंग जो रहेगा वो कितना होगा, 2a होगा। तो वी आर द 3 इक्वेशंस टू 4 इक्वेशंस। इस क्वेश्चन को हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। और जो एक और मेथड होता है वो हमारे पास क्या होता है, एनर्जी मेथड, बट मैंने एम इफेक्टिव के थ्रू ही मैंने इनडायरेक्ट वे में मैंने क्या कर दिया है, एनर्जी इक्वेशन लगा दिया है। और जो है वो क्या होता है, प्योर टॉर्क, मतलब लेंदी कैलकुलेशन, F1 लो, F2 लो, पूरा फिर पूरा सॉल्व करो, टॉर्क फोर्स इक्वेशन सब कुछ लिखो, बायनेंसी लिखो। सो वो काफ़ी लेंदी मेथड होता है, बट वहाँ से नहीं जाना चाहिए। अगर हमें कुछ चीज़ें अगर पहले से पता रहेंगी तो हमारा थोड़ा समय बच सकता है। एज़ यू कैन सी मैंने सिस्टम को मैंने क्या किया, पॉइंट मास बनाने में पूरी कोशिश की। मैंने सिस्टम को मैंने कहाँ इन्वेस्ट किया, मैंने पॉइंट मास बनाने में मैंने पूरी कोशिश की और फिर क्वेश्चन काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई हो गया और ये सिंपल ऐसा ही प्रॉब्लम बन गया। द एप्लीकेशन वेयर द एम इफेक्टिव डज नॉट वर्क, फर्स्ट ऑफ पहला जो रहता है पॉइंट वो क्या रहता है कि अगर इफ़ स्फीयर वाज ओवर द प्लैंक, उस क्वेश्चन में क्या था कि प्लैंक जो था वो स्फीयर के ऊपर था, मतलब स्फीयर का जो बॉटम पॉइंट है वो डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्टेड था।
तो वहाँ पर वो काम कर गया। अगर क्या हुआ कि स्फीयर अगर उस प्लैंक के ऊपर होता, मतलब प्लैंक नीचे होता, तो फिर ये एम इफेक्टिव रूल काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये तभी काम करता है जब वी हैव एम इफेक्टिव ओनली वर्क्स व्हेन वी हैव अ पॉइंट ऑफ रिजिड बॉडी एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तभी काम करता है। जिस जिस रिजिड बॉडी पे हम क्या कर रहे हैं, एम इफेक्टिव को यूज़ कर रहे हैं, उस बॉडी का एटलीस्ट एक पॉइंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। जैसे उस क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ पर क्या था कि जो स्फीयर का था वो बॉटम पॉइंट डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्टेड था, मतलब ये पॉइंट क्या था, रेस्ट पे था, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, नो स्लिपिंग। सो यहाँ पर ये काम कर गया। अगर मान लीजिए अगर अगर ये प्लैंक अगर नीचे होता है, स्फीयर ऊपर होता, सो प्लैंक और स्फीयर के बीच में तो नो स्लिपिंग होता, बट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो वाला पॉइंट मोशन में ही होता, वो पॉइंट रिलेटिव रेस्ट पर है, तो इसलिए वो फिर वहाँ पर काम नहीं करेगा, इसलिए वहाँ पर फिर वो फेल कर जाएगा। क्योंकि व्हेन यू यूज़ द एनर्जी इक्वेशंस, तो वहाँ पर फिर आपको एक टीडीएस इक्वेशन देखने को मिल जाएगा। सो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, स्लीपिंग अगर हो रहा है तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि एम इफेक्टिव का जो फॉर्मूला होता है, एम इफेक्टिव इज इक्वल्स टू आई पी बाई आर स्क्वायर, उसमें जो आई पी क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट रेस्ट पॉइंट। बट अगर स्लीपिंग हो रहा है तो मतलब कोई भी रेस्ट पॉइंट है ही नहीं। अब जब रेस्ट पॉइंट नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द कॉन्टैक्ट पॉइंट नहीं लिख सकते। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि मल्टीपल फोर्सेस लगे। अब एम इफेक्टिव में जो फॉर्मूला जो होता है आई पी अपॉन में आर स्क्वायर, यहाँ पर आर क्या होता है, आर यहाँ पर क्या होता है, द डिस्टेंस ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द रेस्ट पॉइंट। मतलब हमें एक वैल्यू आर के लिए सिर्फ एक ही एम इफेक्टिव वैल्यू में देखने को मिलेगी। बट अगर मल्टीपल फोर्स अगर अगर बॉडी पर अगर मल्टीपल फोर्सेस अगर एक्ट कर रहे हैं, तो उनका जो दूरी होगा फ्रॉम एनी रेस्ट पॉइंट वो अलग अलग हो जाएगा, तो फिर वहाँ पर एम इफेक्टिव वर्क नहीं करता है, तो वहाँ पर फिर एम इफेक्टिव फार्मूला फेल कर जाएगा। और चौथा जो पॉइंट तो क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल्स टू 1। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा अगर 1 रहेगा तभी ये वर्क करेगा। सो इस तो ये चार ऐसे कंडीशंस हैं जो कि इसके लिमिटेशंस बन जाते हैं, और एडवांस्ड कभी भी इस पे क्वेश्चन नहीं पूछता, क्योंकि एडवांस इज़ नॉट वेरी मच टफ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको एग्जामिनेशन वगैरह में भी एम इफेक्टिव का यूज़ कर सकते हैं अगर ये चार कंडीशन नहीं फुलफिल हो रहे हैं। अगर जनरल कंडीशन है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट है, नो, अगर वहाँ पर नो स्लीपिंग है, अगर वहाँ पर जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट अगर 1 है, तो यू कैन यूज़ दैट कॉन्सेप्ट। और अगर कोई भी और अगर आपको कोई भी अगर और लिमिटेशंस दिख रहे हैं तो यू कैन कमेंट, ताकि थोड़ा-सा काफ़ी यूज़फुल हो सकता है और मुझे भी कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो मैं काफ़ी आप लोगों का एप्रिशिएट करूँगा। सो इफ़ यू फाइंड द न्यू लिमिटेशंस, यू कैन हैव अ क्रिटिक ऑन दिस। सो थैंक यू। यहाँ पर क्वेश्चन है, मैंने इसको किस तरह से सिंप्लीफाई किया था, वाटर रिच स्प्रिंग का यहाँ पर मैंने कॉन्सेप्ट यूज़ किया था। सो थैंक यू।